हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक बांगर, फिजिक्स फैकल्टी फ्रॉम ऑर्बिट क्लासेस। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे ही होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी। अगर नहीं भी है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि पिछली वीडियो में मैम ने बताया था कि ऑर्बिट क्लासेस आपके लिए लेके आने वाला है वन शॉट वीडियो 10th क्लास के लिए, जो कि 15 तारीख को आने वाली है फर्स्ट। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको फिजिक्स के रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा और वो टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप उन्हीं को आप कवर करते हो तो आपको कोई भी पेपर में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके पूरे मार्क्स आएंगे। करेक्ट है? जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जितने थ्योरी के पॉइंट बताऊंगा, उन्हीं को अच्छे से याद कर लेना, उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। करेक्ट? बिल्कुल शॉर्ट में समराइज करूंगा कुछ डेफिनेशन और कुछ बेसिक से पॉइंट। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा पॉइंट पे आता हूं। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट है? इस चैप्टर में जो पहली डेफिनेशन आती है फर्स्ट है, जो वो है इलेक्ट्रिक करंट। देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, याद कर लेना क्या है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट देखो, सपोज करो अपने पास कोई वायर है, सिलिंड्रिकल शेप का मैं वायर बना लेता हूं। ठीक है, जब बैटरी हम इससे कनेक्ट करते हैं तो बैटरी जो होती है, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज होता है, उनके ऊपर फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इसके अंदर चार्ज भी मूव करेगा। मान लो इस वायर के अंदर हर जगह पे चार्ज की मूवमेंट होती है, और कहीं भी किसी भी जगह पे देखोगे तो मान लो टोटल क्यू चार्ज मूव कर जाता है, क्यू चार्ज। और क्यू चार्ज को मूव करने में टाइम लगता है टी। क्यू का मतलब चार्ज का अमाउंट है, 10 कूलम, 20 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, कितना क्यू चार्ज मूव कर गया है, कितने टाइम में? टी टाइम में। तो करंट की डेफिनेशन ये है कि एक यूनिट टाइम में जो चार्ज पास करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। करेक्ट है? टी टाइम में कितना चार्ज पास किया? क्यू। एक यूनिट टाइम में कितना पास करेगा? क्यू बाई टी। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आई से मैंने इसको डिनोट किया, चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम। टी टाइम में कितना किया? क्यू। तो एक यूनिट में कितना करेगा? क्यू बाई टी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम। डेफिनेशन याद कर लो, चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम। अब पूछ लिया जाता है पेपर में, डिफाइन 1 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं। करेक्ट है? अब 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं, देखो ध्यान से। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। करेक्ट है? टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। ठीक है, अगर एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास करता है वायर के अंदर, एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास करता है, तो हम ये बोलेंगे कि इस वायर में जो करंट है वो 1 एम्पियर है। ऐसे डिफाइन करना, इफ 1 कूलम चार्ज पास इन 1 सेकंड थ्रू द वायर, देन करंट इज 1 एम्पियर। करेक्ट है? सही है। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा, चार्ज की वैल्यू गिवन कर देगा, टाइम की वैल्यू गिवन कर देगा, चार्ज और टाइम गिवन करने के बाद करंट पूछ लेगा। इसको रिवर्स भी पूछ लेगा। रिवर्स कैसे? कि भाई करंट गिवन किया रखा है, इतने कूलम इतना एम्पियर करंट पास करता है, तो कितना चार्ज 10 सेकंड में, 20 सेकंड में पास कर जाएगा। तो चार्ज निकालना है तो इसको रिवर्स से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो, आई इंटू करंट इंटू टाइम इज इक्वल टू चार्ज। याद रहेगी बात? ये भी ऐसा पॉसिबल है। तो चार्ज की वैल्यू किसके इक्वल है? करंट इंटू टाइम। चार्ज पूछे तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और करंट पूछे तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी यहां से बनती है। फर्स्ट पॉइंट सही। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसके बाद सेकंड पॉइंट की। सेकंड जो टर्म अपनी आती है वो आती है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखो, चार्ज अपने आप पास नहीं करता, चार्ज को पास करने के लिए कोई ना कोई फोर्स लगाती है। सही है? फोर्स लगाने की वजह से, फोर्स कौन लगाता है? वैसे तो बैटरी लगाती है, और जो फोर्स लगाता है उसके, जो फोर्स लगाता है तो आगे चार्ज मूव करेगा। फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है चार्ज की, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। तो जब चार्ज सर्किट में मूव करता है तो बैटरी को वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वर्क। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं पोटेंशियल डिफरेंस को यहीं पे डिफाइन करता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो क्या होता है, इस वायर के अंदर, करेक्ट है, करंट पास करता है। करेक्ट है? जब इसके अंदर करंट पास किया वायर के अंदर, तो बैटरी को चार्ज को मूव करवाने में W वर्क करना पड़ा। कितना वर्क करना पड़ा? W, क्योंकि बैटरी ने इसको धक्का मारा होगा।
धक्का मारा होगा, चार्ज आगे मूव किया होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। तो चार्ज जब आगे किया तो किसी ना किसी ने वर्क किया है, और वर्क करती है बैटरी, करेक्ट है। अब जब डब्ल्यू वर्क किया तो इसके अंदर कितना चार्ज पास किया था, क्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से मैं डिनोट करता हूं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट, मतलब एक यूनिट चार्ज को मूव करवाने में जो वर्क करना पड़ता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यहां से यहां तक वर्क डन डब्ल्यू है मूव करवाने में, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी यहां से यहीं तक होगा, करेक्ट है। मतलब ये पॉइंट मैंने बोल दिया ए, ये पॉइंट मैंने बोल दिया बी। जब क्यू अमाउंट चार्ज, कितने अमाउंट चार्ज, क्यू, ए से बी तक गया तो कितना वर्क करना पड़ा, डब्ल्यू। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कितना वर्क डन करना पड़ा, डब्ल्यू। कितना चार्ज मूव किया, क्यू। तो ए से बी तक जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, ए से बी तक, वो डब्ल्यू बाई क्यू हो गया, करेक्ट है अभी बात। तो वर्क डन का फार्मूला क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। कोई ना कोई यूनिट यहां से जरूर पूछी जाएगी, वोल्ट। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। अब देखो कैसे डिफाइन करते हैं। वर्क की यूनिट बताओ क्या होती है, वर्क की यूनिट होती है जूल। चार्ज की यूनिट बताओ क्या होती है, कूलम। अगर एक कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उन दोनों पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 1 वोल्ट। इसको ऐसे देखो, यहां सर्किट के अंदर यहां से यहां तक, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक 1 जूल वर्क डन करना पड़ा है जब एक कूलम चार्ज मूव किया था। तो ए से बी तक जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 1 जूल अपॉन 1 कूलम, इसको बोलते हैं 1 वोल्ट। याद रखोगे, करेक्ट है, ये डेफिनेशन याद रखनी है, 1 वोल्ट। अगर एक कूलम चार्ज को मूव करवाने में 1 जूल वर्क करना पड़ता है 2 पॉइंटों के बीच में, तो उन पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, डिफरेंस मतलब 2 पॉइंटों का होता है ए से बी तक, वो कितना है, 1 वोल्ट। अब यहां पे रिवर्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब वर्क अगर निकालना पड़ जाए तो वर्क कैसे निकालोगे, वर्क यहां से देखो, क्यू को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दे, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज वर्क के बराबर आएगा। अगर ये कह दे क्वेश्चन में कि 2 पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, एग्जांपल देता हूं, ए से बी तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 100 वोल्ट। और ये बताओ कि 10 कूलम चार्ज को मूव करवाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो बोलो वर्क का फार्मूला क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 100 वोल्ट। चार्ज कितना है, 10 कूलम, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1000 जूल। मतलब कि अगर 10 कूलम चार्ज को मूव करवाना है 2 पॉइंटों के बीच में, जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, जो कि आ गया 1000 जूल। इस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है, याद रहेगा। चलो अब हम अपनी थर्ड टर्म पे आते हैं। आपको ऐसे ही पॉइंट याद रखने हैं, पेपर में ऐसा ही कोई ना कोई आएगा, ठीक है। फार्मूला याद रहने चाहिए। पहला फार्मूला किसका था अपना, इलेक्ट्रिक करंट का, चार्ज पर यूनिट टाइम, करेक्ट है। दूसरा फार्मूला किसका है अपना, पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, करेक्ट है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तीसरा पॉइंट अपना रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो एक बार क्या है, देखो रेजिस्टेंस, ध्यान देना क्या है, बिल्कुल इजी पॉइंट है, नाम में ही क्लियर है, रेजिस्ट करना, अपोज करना। रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करना क्या होता है, अपोज करना। देखो जब किसी वायर में चार्ज मूव करता है तो उसको रास्ते में कुछ रुकावट मिलती है। रुकावट क्यों होती है, अभी वो किसी से टकरा के चलता है, रास्ते में जब कोई चीज टकराते हुए चलती है तो वो रुकावट होती है। तो चार्ज को वायर के अंदर मूव करने में जो रुकावट मिलती है उसी का नाम रेजिस्टेंस है, करेक्ट है। देखो कैसे डिफाइन करते हैं, द अपोजिशन प्रोवाइडेड बाय द वायर इन द फ्लो ऑफ चार्ज या इन द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। देखो कैसे, मान लीजिए ये वायर है, ठीक है,
वायर, इस वायर के अंदर चार्ज जब मूव करता है तो इसका कुछ रुकावट मिलेगी। तो क्या डेफिनेशन देता हूं मैं इसको, डेफिनेशन है द अपोजिशन प्रोवाइडेड बाय वायर और मेटेरियल, जो भी है, वायर है तो वायर, मेटेरियल है तो मेटेरियल, इन द फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज का मूव करना ही करंट होता है, इन द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। सिंपल सी डेफिनेशन लिख दोगे, जो करंट मूव करता है, जो चार्ज मूव करता है, उसको मूव करने में जो रुकावट है उसी का नाम क्या है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ध्यान देना है। अगर ये देखो प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, अगर चार्ज को इतना छोटा वायर में मूव करना है, थोड़ा सा रास्ता कवर करना है, तो यही तो रुकावट है। अगर चार्ज को इतने बड़े वायर में मूव करना है तो रुकावट यहां से यहां तक है, सही है, वायर एक जैसे। तो इसमें ज्यादा बड़ा रास्ता तो रुकावट ज्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड का मीनिंग होता है अगर लेंथ को डबल करोगे तो रुकावट मतलब रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अब दूसरे पॉइंट देखो, अगर ये बताओ मूव करने का रास्ता बिल्कुल कंजस्टेड है, किसी भी चीज को मूव करना अगर कंजस्टेड रास्ता है तो ज्यादा रुकावट होगी, और रास्ता अगर ज्यादा खुला खुला ओपन है, इतने खुले रास्ते मूव करना है तो रुकावट क्या होगी, कम होगी। अगर कंजस्टेड रास्ता है तो रुकावट क्या होगी, ज्यादा, और ओपन है, खुला है, थोड़ा सा खुला है, ओपन है, ज्यादा कंजस्टेड नहीं है, ये ज्यादा कंजस्टेड है, ये कम कंजस्टेड है, इसके अंदर से चार्ज को मूव करना है, करेक्ट है। तो खुले रास्ते में कम रुकावट मिलेगी। तो इसलिए अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा है तो रुकावट कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मीनिंग ये हो गया, अगर एरिया ज्यादा तो रुकावट कम, तो एरिया को बढ़ाने से रुकावट कम होगी, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के एक टर्म आती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी याद रखोगे, इसका नाम, दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और ये वैल्यू होगी L डिवाइडेड बाई A, करेक्ट है। ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसका नाम रेजिस्टिविटी मैंने लिखा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये वायर के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे एल्यूमिनियम है तो उसका नेचर अलग है, उसके लिए अलग होगा, कॉपर के लिए वैल्यू अलग होगी, ठीक है, आयरन के लिए अलग, कॉपर के लिए अलग, सिल्वर के लिए अलग। तो ये जो टर्म है ना रेजिस्टिविटी, ये इसके डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, मतलब लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल के नेचर पे, करेक्ट है। हालांकि टेम्परेचर की वजह से भी ये चेंज होती है, पर 10th क्लास में भी ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी, लेंथ को पेपर में पूछा जाता है, एक वायर की लेंथ को डबल कर दिया, रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। वायर की लेंथ बढ़ाने से, कम करने से रेजिस्टिविटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो किस पे पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे। याद रखना है, अगर एरिया कम करते हो, लेंथ कम करते हो, ज्यादा करते हो, तो रेजिस्टिविटी क्या रहने वाली है, सेम। फर्क किस पे पड़ने वाला है, रेजिस्टेंस पे। याद रखनी है हमेशा, करेक्ट है। वो क्वेश्चन क्या कहेगा, एक एल्यूमिनियम का वायर है, उसकी लेंथ L है, दूसरा भी एल्यूमिनियम का वायर है, उसकी लेंथ 2L है, ठीक है। किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, रेजिस्टिविटी तो दोनों की सेम होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल के नेचर पे, ना कि लेंथ और एरिया पे। याद रहेगी ये बात, हर बार पूछी जाती है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है। अब रेजिस्टेंस जो आ गया है, रेजिस्टेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, करंट आ गया, इन सब से रिलेटेड एक साइंटिस्ट था ओम्स, उसने कुछ लॉ दिया था। अब बात करते हैं हम अपने ओम्स लॉ की। आगे चल के रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है, कनेक्शन के तरीके आएंगे, सीरीज पैरेलल, वो भी बताने वाला हूं, ठीक है। अभी आप इतना ही करो जितना मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस, अब टर्म आती है अपनी ओम्स लॉ। देखो ये भी पूछा जाता है, क्या कहता है ओम्स लॉ, ध्यान से देखोगे ओम्स लॉ क्या कहता है। मान लीजिए ये एक वायर है,
किसी वायर में जो रुकावट होती है उसका सिंबल मैंने ऐसे बना दिया, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। और यूनिट नहीं बताई थी, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम से होती है, ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, ओ एच एम, उसी के नाम से लॉ है ये, ओम लॉ। और इसको रिप्रेजेंट ऐसा किया जाता है, ओम को ऐसे, ठीक है। अब ओम्स लॉ देखो, ये तो रेजिस्टेंस का सिंबल है। जब इसके अंदर करंट पास करता है, ठीक है, करंट जो चलता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। हाई पोटेंशियल मतलब ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल, लो पोटेंशियल की तरफ करंट चलेगा हमेशा। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, चार्ज मूव करता है पॉजिटिव। अब देखो यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड का मतलब समझो, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। ये वी पोटेंशियल डिफरेंस है इस वायर के अंदर, इस वायर के अंदर। और ये वायर कोई अकेला सिंगल वायर नहीं है, ये बड़े से सर्किट में से मैंने एक छोटा सा वायर दिखा रखा आपको। सर्किट बहुत बड़ा है जहां पे करंट पास करता है, उसमें से मैंने एक छोटा सा हिस्सा आपको शो किया है बस, ठीक है। और इस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी। और इसके अंदर करंट कितना पास करता है? आई। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द वायर। वायर मतलब कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर और कंडक्टर। मतलब किसी रजिस्टर के अंदर, रजिस्टर मतलब ये डिवाइस ही है, जिस इस डिवाइस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करोगे तो करंट भी क्या हो जाएगा? डबल। और करंट को डबल करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? डबल। एक ही बात है। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाता हूं तो टर्म आएगी आर। आर मतलब रेजिस्टेंस, ये फार्मूला है। मतलब जिस भी वायर का करंट है उसी वायर का रेजिस्टेंस है, तो उसी वायर के अंदर क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। आर कांस्टेंट रहना, फिजिकल कंडीशन सेम होती है। फिजिकल देखो, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने से एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और कांस्टेंट क्या है अपना? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस तब फिक्स रहता है जब फिजिकल कंडीशन में टेम्परेचर वगैरह चेंज ना हो। तो हम ऐसे बोलेंगे, करंट पासिंग थ्रू ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू current, sorry, potential difference across a resistor is directly proportional to current passing through it if physical condition remain same। करेक्ट है। और यह ओम्स लॉ का आपका डेफिनेशन याद रखना, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। जिसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, ये फार्मूला यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। इस फार्मूले से रिलेटेड ही हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब सर्किट में ये देखना है, अगर रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं, तो उन बहुत सारे रेजिस्टर में हमें किसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। जिसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसी के अंदर से करंट ढूंढना पड़ेगा, और उसी का रेजिस्टेंस गिवन होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट हो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ सिंबल। देखो अपने सिलेबस में बहुत सारे डिवाइस हैं, जैसे पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल को मेजर करने वाला डिवाइस होता है, करंट को मेजर करने वाला डिवाइस होता है। पूछ लेता कि इनके सिंबल क्या क्या है, करेक्ट है। सबके मैं सिंबल रिप्रेजेंट करता हूं। देखो सिंबल रिप्रेजेंट करता हूं, सबसे पहले किसका है? अगर रजिस्टर का ये जो सिंबल है जिग जग जैसा, यह रेजिस्टेंस, डिवाइस का नाम है रजिस्टर, करेक्ट है। रजिस्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, करेक्ट है। पोटेंशियल को अगर मेजर करना है, किसको मेजर करना है? पोटेंशियल। पोटेंशियल को मेजर करने वाला डिवाइस होता है ऐसे, वी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियो वोल्ट मीटर। आगे चल के एक और आता है पोटेंशियोमीटर भी, पर अपने सिलेबस में वो नहीं है। वोल्ट मीटर, एक चीज और याद रखना, वोल्ट मीटर के पास पोलैरिटी होती है, मतलब एक हाई पोटेंशियल और एक लो। मतलब कि इस टर्मिनल को मैं हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करूंगा, इसको लो से। रिवर्स मत करना, मतलब बताना पड़ता है हाई को हाई से, लो को लो से। अब करंट को मेजर करने वाला डिवाइस होता है एमीटर, उसको भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके भी एक प्लस होता है और एक माइनस, हाई की पोटेंशियल की तरफ हाई और लो की तरफ लो। मतलब ध्यान रखना कनेक्शन करते टाइम, नाम क्या है? एमीटर। एक चीज और याद रखो, वोल्ट मीटर जो होता है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है। मतलब कि जिसका भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, जिस भी, मान लो ये कहते ये कोई सर्किट में ऐसे गिवन कर दिया, ठीक है, ऐसे गिवन कर दिया ये बैटरी,
और ये कहे कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। देखो करंट बैटरी के हाई से लो की तरफ चलेगा ऐसे, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट करो, इसके पैरेलल में क्या कनेक्ट करो, वोल्ट मीटर। याद रखनी ये बात, वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में। दूसरी चीज, करंट किस तरफ जाता है, हाई पोटेंशियल टू लो, तो ये हाई पोटेंशियल, हाई को मतलब पॉजिटिव से, लो को मतलब नेगेटिव से, तो वोल्ट मीटर का इधर पॉजिटिव होना चाहिए और इधर नेगेटिव होना चाहिए। हाई पोटेंशियल किससे कनेक्ट किया, हाई से, लो पोटेंशियल किससे कनेक्ट किया, लो से। दूसरी चीज, अगर मुझे करंट मेजर करना है तो एमीटर होता है, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। एमीटर हमेशा कहां पे कनेक्ट होता है, सीरीज में। जैसे मान लो इस सर्किट के मैंने यहां पे एमीटर लगा दिया होता और ऐसे ए शो कर दिया होता। अब देखो करंट इधर आएगा तो ऊपर हाई पोटेंशियल, नीचे लो पोटेंशियल, हाई से लो की तरफ जाएगा ना, तो मुझे इस तरफ प्लस शो करना चाहिए था और इस तरफ माइनस। याद रहेगी बात। तो एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। एक चीज और याद रखो, आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है, आइडियल मतलब जो परफेक्ट बिल्कुल सही होता है, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, यहां से करंट नहीं जाता, मतलब वोल्ट मीटर अपने अंदर करंट नहीं लेता, ठीक है, आइडियल वाला। और आइडियल एमीटर जो होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है, इसका रेजिस्टेंस तकरीबन 0 होता है, आइडियल का तो 0 ही होता है, सही है, आइडियल का तो कितना होता है, 0, मतलब इसकी वजह से कोई एक्स्ट्रा रुकावट नहीं आई है, ठीक है, अपने सिलेबस में आइडियल ही है, याद रहेगा। वोल्ट मीटर पैरेलल, ये सीरीज, इसको पैरेलल में इसलिए कनेक्ट करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, बोलो बोलो, इसका ध्यान दोगे, इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट, वेरी लार्ज, क्योंकि जब लार्ज रेजिस्टेंस होगा तो ये करंट को अपने अंदर से नहीं आने देगा, और इसका रेजिस्टेंस होता है 0 आइडियल का, मतलब ये थोड़ी सी भी रुकावट अपनी तरफ से नहीं देता। मेरी बात याद रहेगी। वोल्ट मीटर कहां पे कनेक्ट होता है, पैरेलल में, रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। एमीटर कहां पे कनेक्ट होता है, सीरीज में, रेजिस्टेंस कितना होता है, 0, इस तरीके से, ठीक है। अब कुछ और सिंबल देखो, ये 3 सिंबल हो गए। बैटरी का सिंबल मैंने इसमें भी दिखा दिया, एक ये बना दिया, ये है सेल, ये क्या है, सेल, करेक्ट है। इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। अगर मुझे एक से ज्यादा सेल कनेक्ट कर दिए, ये एक और कनेक्ट हो गया, ये एक और कनेक्ट हो गया, मैंने 3 कर दिए, ठीक है, इसको बोलते हैं बैटरी। मतलब कि अगर एक से ज्यादा सेल है तो क्या है, बैटरी है। और इनको देखो कनेक्ट करोगे यहां से अच्छे से ऐसे, ठीक है बात, ठीक है। ये किसका सिंबल हो गया, बैटरी का, ठीक है। अब आगे देखो, कुछ सिंबल हो गए। देखो ये जो सिंबल मैंने यूज कर रखा है, ये है की, किसका सिंबल है ये, की के भी 2 सिंबल होते हैं, देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं की को। अगर बीच में डॉट नहीं लगाया तो ये ओपन की है, कैसी की है, ओपन, मतलब स्विच ऑफ है। ओपन का मतलब क्या होता है, स्विच ऑफ, अभी करंट पास नहीं करेगा। अगर मैंने बीच में डॉट लगा दिया डॉट, ये क्लोज की है, मतलब क्लोज, मतलब स्विच ऑन कर दिया है, याद रहेगा। डॉट किसको रेफर करता है, स्विच ऑन है, क्लोज है, ठीक है। कुछ सिंबल हो गए। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का भी सिंबल है और एक रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे शो कर देते हैं, इस ऐसा शो करके हम किसको शो कर देते हैं, बल्ब को, इलेक्ट्रिक बल्ब को हम ऐसे शो रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब सिर्फ इतना याद रखो, वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस जो क्या करता है, बार बार चेंज। देखो इसी रेजिस्टेंस पे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ये एरो जो है ये बताता कि ये वेरिएबल है, ये किसको शो कर देता, रियोस्टेट को या वेरिएबल रेजिस्टेंस। ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ध्यान दोगे। मतलब कि ये जो स्लाइडर है, ये जितना आगे पीछे तक होता जाएगा, ये इतना रेजिस्टेंस काउंट है अभी। अगर ये स्लाइडर आगे चला जाएगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा काउंट हो जाएगा, इधर आएगा तो कम काउंट हो जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये एरो कहीं भी कनेक्ट होगा,
ये शो करता है कि रेजिस्टेंस क्या है, वेरिएबल, और उसी का नाम क्या है, रियोस्टेट। मतलब ये कुछ सिंबल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में कॉमनली यूज होते हैं। क्या क्या है, बैटरी है, की है, कनेक्टिंग वायर है, वोल्ट मीटर है, एमीटर है, रजिस्टर वेरिएबल है, करेक्ट है। सबकी चीजें याद रखनी। वोल्ट मीटर कहां पे कनेक्ट हुआ, पैरेलल। एमीटर कहां पे कनेक्ट हुआ, सीरीज। हाई पोटेंशियल से हाई, लो से लो, करेक्ट है। ये बैटरी क्लोज है, करेक्ट है। ये सिंगल सेल यूज किया है, और एक से ज्यादा सेल को हम क्या बोल देते हैं, बैटरी। ये कुछ सिंबल हैं जो कॉमनली हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज करने वाले हैं, और ये पूछ भी लेता है इनके सिंबल को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, ठीक है। अब देखते हैं अगर रेजिस्टेंस एक से ज्यादा है तो उनको कनेक्ट करने के तरीके क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखो, नेक्स्ट इसी वीडियो में देखते हैं। देखो, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ये दो पैरेलल लाइन और ए एल लिख दिया पैरेलल, करेक्ट है। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। देखना ध्यान से, अगर मेरे पास कोई सर्किट ऐसा है, मैं सीरीज एक्सप्लेन करता हूं पहले, कैसे पता लगेगा सर्किट में सीरीज है पैरेलल। मान लीजिए मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ये करेक्ट है, एक रेजिस्टेंस है इसके साथ बिल्कुल यही। देखो, जो चार्ज इसमें से जाएगा, चार्ज कभी खत्म नहीं होता, चार्ज फॉलो करता रहता है। जो चार्ज पहले वाले रजिस्टर से जाएगा वो इसमें से निकल के दूसरे वाले में जाएगा। चार्ज कंजर्व रहता है, रजिस्टर के अंदर चार्ज कंज्यूम नहीं होता। जो इसमें से एंट्री करेगा वो जरूर बाहर निकल के जाता है, वही चार्ज इसमें से निकलेगा। अब दोनों में मूव करने वाला चार्ज सेम है, तो दोनों में चार्ज सेम मूव करेगा तो करंट भी क्या होगा, सेम। पहले रजिस्टर में क्यू टी टाइम में कितना चार्ज कर गया, क्यू। जब तक इसमें चार्ज मूव करता तब तक इसमें भी करेगा। ऐसा नहीं होता कि एक चार्ज पहले इसमें से निकला फिर इसमें जाएगा ना, दोनों में एक साथ चलेगा। दोनों में क्या करेगा, एक साथ। जब इसमें मूव कर रहा है तो इसमें मूव करता रहेगा, तो जितना चार्ज इसमें एंट्री करेगा इसमें भी कर गया। एक ही रास्ते पे हैं दोनों, कोई दूसरा चार्ज को जाने का कोई पॉसिबल रास्ता नहीं है। तो एक ही रास्ते पे जितने रजिस्टर होते हैं ना, कितने भी लगा दो, R1 R2 R3 R4 R5 R6 कितने भी लगाओ, सब किस में है, सीरीज में। और इन कोई चार्ज के पास दूसरा रास्ता अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे करंट सेम होता है। वहां पे करंट क्या होता है, सेम, करेक्ट होगी। अब ध्यान से देखो, अगर कोई ये कह दे कि सर यहां से एक रास्ता आ गया ना, अब तो चार्ज के पास जाने का दूसरा रास्ता हो गया था, अब ये सीरीज नहीं था। अगर चार्ज एक ही रास्ते पे मूव करे और दूसरा कोई अवेलेबल रास्ता नहीं है तो वो किस में, सारे सीरीज में, सही है। अगर मैं इसको इस वाले हिस्से को कट कर दूं, ये वाला हिस्सा, ये छोटा सा, ठीक है। तो अब ये किस में आ गए, R1 और R2 किस में आ गए, सीरीज में। सीरीज में तो क्या चीज सेम है, करंट। याद रहेगी बात, सीरीज में जितना करंट पहले वाले रजिस्टर में होगा उतना ही करंट दूसरे वाले में होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा अगर निकालना पड़े। पहले वाले के अंदर करंट तो कितना है इसमें, I, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1। इसमें बताओ दूसरे वाले के अंदर निकालना पड़ जाए तो कैसे निकले, करंट तो सेम है दोनों में, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V2, कितना हो गया करंट, I, रेजिस्टेंस कितना हो गया, R2, करेक्ट हो गया। यहां से यहां तक टोटल आ गया। अब ये बताओ यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, V1 तो इसमें हो गया, V2 इसमें होगा, टोटल कितना हो गया, V1 प्लस V2। दोनों में कितना हो गया, V1 प्लस V2। और V1 की वैल्यू कितनी होगी, I इंटू R1, I इंटू R2। I को मैंने कॉमन निकाल दिया, R1 प्लस R2। ये V की नेट वैल्यू होगी। इसको मैं नेट रेजिस्टेंस का नाम दे देता हूं, ऐसे। तो सीरीज में जो नेट रेजिस्टेंस आ गया, हमेशा R1 प्लस R2, 3 होते तो R3, 4 होते तो R4। मतलब सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, ये तो सॉल्व करने का तरीका था, पेपर में पूछ लिया जाता है कि प्रूव करके दिखाओ कि सीरीज में नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4।
पहले में रजिस्टर कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V1, करंट पक्का सेम होगा सीरीज में। पहले में कितना हो गया I इंटू R1, दूसरे में क्या होगा I इंटू R2, करेक्ट है। उसके बाद नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V1 इसमें है, V2 इसमें है, V1 प्लस V2, V1 की वैल्यू I इंटू R1, V2 की वैल्यू I इंटू R2, ऐड कर दिया तो R1 प्लस R2 कॉमन आ गया, I कॉमन आ गया, R1 प्लस R2, इसको नेट रेजिस्टेंस का नाम दे दिया। सही है। तो हम सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कैसे निकाल रहे हैं, R1 प्लस R2, 3 होते तो कितना कर देता R3, 4 होते तो R4। अब ये बताओ एल्जेब्रिक जब हमने सम किया है तो ऐसा करने से रेजिस्टेंस कम होता है ज्यादा होता है? तो देखो दो चीजों को ऐड करोगे चीजें बढ़ती जाएंगी। तो जब भी रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो हम सीरीज कनेक्शन करते हैं, और या फिर याद रखोगे सीरीज कनेक्शन करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम नहीं होती, बढ़ती जाती है। याद रहेगी बात, सीरीज कनेक्शन करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। वैल्यू कितनी आई, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 बढ़ता जाएगा, जितना भी होगा सबका एल्जेब्रिक सम। क्या चीज सेम है, करंट। पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो भी सकता है ना भी हो। अब कोई बच्चा कहेगा सर पोटेंशियल कैसे सेम होगा, अगर सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं, अगर सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं, सीरीज में देखो ये याद रखना करंट तो पक्का सेम होगा, और एक ही बात है कोई दूसरा रास्ता अवेलेबल नहीं है। जब तक दूसरा रास्ता अवेलेबल नहीं है तो सीरीज है, करेक्ट है। तो बोलो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा, पहले के अंदर इसमें करंट I होगा तो इसमें भी करंट कितना होगा, I इंटू R। इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है R। देखो दोनों वैल्यू सेम आई या नहीं आई। आपसे यह पूछा जाए सीरीज में क्या चीज सेम होती है, करंट पक्का सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम हो सकता है, हाँ हो सकता है। कब, जब दोनों रेजिस्टेंस बराबर हो, ठीक है। तीसरी चीज, सीरीज में रेजिस्टेंस कम होता है ज्यादा होता है, बढ़ता जाएगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एल्जेब्रिक सम कर देंगे, करेक्ट है। ये होगा सीरीज, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो ध्यान देना, सपोज करो यहां से करंट आया किसी वायर में, अब इसके पास जाने के दो अलग अलग रास्ते हो गए। करंट ऐसे आया, कुछ करंट ऊपर की तरफ चला गया, कुछ करंट नीचे की तरफ चला गया, थोड़ा बहुत ऊपर चला गया थोड़ा बहुत नीचे। या फिर मैं ये कह दूं कि चार्ज चलते हुए वायर के अंदर से, कुछ चार्ज ऊपर चला गया कुछ चार्ज नीचे चला गया। ये फिर ऐसे बात नहीं, यहां से ऐसे चार्ज ऐसे चला, ये गया नीचे की तरफ आया, ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया, ऐसे यहां पे जो चार्ज आ गया इसमें गया इसमें गया। अब देखो ये बताओ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पे देखो चार्ज ऊपर गया, अगर रुकावट कोई चीज ज्यादा रुकावट है तो उधर कम जाएगी या ज्यादा जाएगी, ज्यादा रुकावट है तो कम। अगर ऊपर की तरफ चार्ज को ज्यादा रुकावट मिली तो वो कम जाएगा, और कम रुकावट मिली तो ज्यादा जाएगा। तो मतलब यहां पे करंट चार्ज अलग अलग हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है। अगर दोनों तरफ एक जैसी रुकावट है तो एक जैसा चार्ज आएगा। तो करंट की वैल्यू सेम भी हो सकती है डिफरेंट भी हो सकती है, जनरली डिफरेंट ही मान लेता हूं, करेक्ट है। यहां पे करंट कितना आता I, कुछ ऊपर की तरफ चला गया कुछ नीचे की तरफ आ गया। ऊपर रुकावट थी R1, नीचे रुकावट है R2, करेक्ट है। वापस मिलके फिर यहां पे कितना चला गया I, ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखो हमने क्या था V इज इक्वल टू I इंटू R। V का मतलब था पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंटों के बीच का डिफरेंस। अगर दो पॉइंटों के बीच में R की वैल्यू 0 हो जाए तो उन पॉइंटों के बीच में डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, 0। डिफरेंस ये V0 नहीं है, पोटेंशियल का डिफरेंस 0 है। अब ये बताओ यहां पे क्या कोई रेजिस्टेंस है, नहीं है, नहीं लिख रखा ना। तो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, ये पॉइंट मैंने नाम दिया A और इस पॉइंट का मैंने नाम दिया B। जब A से B तक कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, दिखाई नहीं रखा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा, 0।
डिफरेंस जीरो का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल सेम। पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो है, मतलब ए और बी के बीच में डिफरेंस कितना है? जीरो। अगर मैं ये कह दूं वी ए पॉइंट का पोटेंशियल V1 है तो बी पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना है? V1। अब इधर तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, अरे करंट भी है रेजिस्टेंस भी है, तो पक्का पोटेंशियल डिफरेंस है। इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने बोल दिया V2, इस पॉइंट का हो गया। बोलो यहां पे कोई रेजिस्टेंस है यहां से यहां तक? ना, यहां पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल का भी डिफरेंस नहीं है। जिन पॉइंटों के बीच में रेजिस्टेंस नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया C, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया C से D के बीच में, C से D के बीच में नीचे करंट आया, ऊपर करंट गया, पर यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो गया? जीरो। और डिफरेंस जीरो का मतलब आप समझते हैं क्या हो गया? पोटेंशियल सेम। इसका V2 है तो D का भी कितना हो गया? V2। अब ये चीज देखो, इस R1 के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, या इसका पोटेंशियल कितना हो गया? V1, इसका कितना हो गया? V2। तो R1 के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अंदर कितना हो गया? V1 माइनस V2। पोटेंशियल डिफरेंस R2 के अंदर कितना हो गया? ये R2 है, V1 माइनस V2। तो शॉर्ट में याद कर लो, अगर दो डिवाइस ऐसे पैरेलल में अलग अलग रास्ते पे हैं, पर ये अलग रास्ते पे है, ये अलग रास्ते पे है, डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे हैं, और दोनों के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दोनों के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम, तो उनको हम पैरेलल में बोलते हैं। क्या किसमें बोलते हैं? पैरेलल में। मैंने बोल दिया इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसका भी कितना हो गया? V। बोलो R1 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? I1 इंटू R1। दूसरे में कितना हो गया? R2 में बताओ, I2 इंटू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 है। V1 माइनस V2 का मैंने क्या नाम दे दिया? V। इसके अंदर भी पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 है, क्या नाम रख दिया? V। इसके अंदर भी पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके अंदर भी, तो इस कॉम्बिनेशन को हमने पैरेलल का नाम दे रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है पर करंट सेम नहीं है यहां पे। बोलो बोलो V अपॉन I R1 इज इक्वल टू I1, और इस साइड में देखो V अपॉन R2 इज इक्वल टू I2। अब टोटल करंट जो आया था, यहां पे जो टोटल करंट आया था, कुछ तो ऊपर चला गया कुछ नीचे चला गया, तो करंट I किसके इक्वल था? I1 प्लस I2। मान लो 10 एम्पियर करंट आया तो 6 ऊपर चला गया तो 4 नीचे चला गया, तो I1 की वैल्यू बताओ किसके इक्वल है? V अपॉन I2 की वैल्यू V अपॉन R2 इज इक्वल टू I। ठीक है, इस टर्म को V मैंने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू I। पर सोच के देखो, I की वैल्यू तो V अपॉन R के बराबर होती है, तो ये सारी टर्म इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कराऊं तो यहां पे अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो 1 बाई R की वैल्यू किसके इक्वल? I के इक्वल I, V के इक्वल V, तो इसके इक्वल क्या हो गया? 1 बाई R। तो नेट रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गया? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। 1 बाई R की वैल्यू इसके इक्वल कर दी मैंने, देखो ध्यान से। I के इक्वल कौन हो गया? I हो गया। V के इक्वल कौन हो गया? V हो गया। तो ये जो इतना हिस्सा है इसके बराबर हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल। 1 बाई R किसके इक्वल हो गया? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो पैरेलल में ये तो था प्रूव करने का तरीका, और वैसे आपको रिजल्ट याद रहना ही चाहिए कि 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। एक चीज और, शॉर्टकट मारने का तरीका देख लो। यहां पे गलती होती है, जैसे मान लो ये दो रेजिस्टेंस है, गलती देखना कहां पे होती है? अलग अलग रास्ते पे है या नहीं है? ये 6 ओम है,
ये 3 ओम है, ये दोनों किस में आ गए, अलग अलग रास्ते पे दिखाई देगा होगा पैरेलल में। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इनका नेट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका देखो, 1/R 1/6 प्लस 1/3, एलसीएम कितना आ गया इनका 6। 1 सॉल्व करना आता होगा कैलकुलेशन, सही है। 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू कितनी आ गई 3/6, मतलब कि 1/2। बच्चे आखिरी में आंसर यही लिख देते हैं कई बार, पर ध्यान दो ये 1/2 वैल्यू, ये 1/2 वैल्यू आर की नहीं है, किसकी है ये 1/R की। तो 1/R की वैल्यू 1/2 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना ना भूलें। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर है R। तो यहां तक आंसर निकालने के बाद ये कॉमन मिस्टेक करते हैं कि आखिर में वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो लास्ट में सॉल्व करते टाइम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जरूर करें, ये कॉमन मिस्टेक है बच्चों की, याद रहेगी बात। इस फार्मूले से वैल्यू पैरेलल में R की वैल्यू नहीं आई है, किसकी वैल्यू आई है 1/R की। तो लास्ट में जाके उसको रेसिप्रोकल करना जरूर सीखें, याद रहेगा, तभी जाके करेक्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान दो, पहला रेजिस्टेंस था 6 ओम, दूसरा था 3 ओम, इनकी इफेक्टिव वैल्यू आई 2 ओम। तो ध्यान दो ये तो 2 ओम 3 और 6 दोनों से कम हो गया। तो पैरेलल में जब कनेक्शन होते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है हमेशा। या किसी क्वेश्चन में ये पूछ ले किस तरीके से रेजिस्टेंस डिक्रीज किया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस क्या किया जाता है डिक्रीज। पेपर में ये कहेगा मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस ऐसे थे, मुझे उनसे एक नया रेजिस्टेंस बनाना है। जो नया रेजिस्टेंस अगर कम है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे, और नया रेजिस्टेंस ज्यादा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ेगा और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होगा, ये बात याद रखनी है हमेशा, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे, अपनी 1-2 टर्म और बाकी है उनको भी देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपना जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है, देखो एक बार। जूल लॉ ऑफ हीटिंग, देखो जब किसी वायर के अंदर, रजिस्टर के अंदर करंट पास करता है तो इसके अंदर हीट जनरेट होती है। अपने घर पे बहुत सारे एग्जांपल हैं, इलेक्ट्रिक गीजर है, इलेक्ट्रिक हीटर है, वो इसी पे बेस है। उसमें क्या होता है जब वायर के अंदर करंट जाता है तो करंट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जब मूव करते हैं, चार्ज मूव करता है तो टकराता हुआ चलता है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। और जो हीट का फार्मूला है अकॉर्डिंग टू जूल लॉ, हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम t, ठीक है। इन सबको ऐड करते हैं तो अपनी जो वैल्यू आएगी हीट की I² इंटू R इंटू टी, मतलब करंट का स्क्वायर रेजिस्टेंस इंटू टाइम, ठीक है। अब इसके अलावा और फार्मूला और देखो, अगर मैं V, हमें पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब मैं I की जगह क्या लिख सकता हूं V डिवाइडेड बाई R, ये I हो गया। तो I की वैल्यू पुट कर रहा हूं, हीट का सेकंड फार्मूला आ जाएगा अपना V² डिवाइडेड बाई R² इंटू आर इंटू टी। एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, तो सेकंड फार्मूला हो गया V² डिवाइडेड बाई R इंटू टी। ये सेकंड फार्मूला है, ठीक है। एक थर्ड फार्मूला और आता है, इस पहले में ही I को तो मैं अलग निकाल लेता हूं और एक I को अलग कर लेता हूं। तो I² को मैं अगर ऐसे लिख लूं I इंटू आई इंटू आर इंटू टी, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ये I इंटू आर को V लिख सकता हूं, तो हीट का थर्ड फार्मूला जो बन गया V इंटू आई इंटू टी के बराबर हो गया। तो वायर के अंदर हीट अगर हमें निकालनी है तो अपने 3 पॉसिबल फार्मूले हैं, I² इंटू आर इंटू टी, V² बाई आर इंटू टी और V इंटू आई इंटू टी। V का मतलब पोटेंशियल, I का मतलब करंट और T का मतलब टाइम, करेक्ट है। देखो अब बच्चा कंफ्यूज रहता है कि आपका जो डिवाइस है हीटिंग डिवाइस, वो सारे के सारे इस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि उनका रेजिस्टेंस ज्यादा हो, ठीक है। इसी के ऊपर बेस अपना एक डिवाइस होता है फ्यूज वायर। कौन सा वायर होता है? फ्यूज वायर। ये फ्यूज वायर किस काम आता है? देखो
ये हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस है, ये सेफ्टी डिवाइस है। जब भी किसी वायर में करंट पास करता है, अगर करंट एक्सेस हो जाए तो हीट ज्यादा हो जाएगी और वो सर्किट को ब्रेक कर देगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे घर की मेन सप्लाई है जो यहाँ से करंट जाता है, ये न्यूट्रल वायर है जिसमें करंट वापस आता है, तो इसके सीरीज में हम एक फ्यूज वायर कनेक्ट करते हैं। सीरीज में कौन सा वायर कनेक्ट करते हैं? फ्यूज। और फिर हमारे घर की सप्लाई आगे जाती है। 2 पॉइंट पूछे जाते हैं, फ्यूज वायर कहां पे कनेक्ट होता है? पहली चीज, लाइव वायर जो मेन वायर है उसके साथ होता है। दूसरा, सीरीज में कनेक्ट होता है। जैसे ही करंट बढ़ेगा तो इसमें हीट जनरेट होगी और ये मेल्ट करके टूट जाएगा। मेल्ट करके क्या करेगा? टूट जाएगा। सर्किट ब्रेक हो गया और घर पे अपने जो अप्लायंसेज है, फ्रिज है, टीवी है, वो सेफ रहेंगे। इस प्रिंसिपल में बनाते हैं। क्या क्वेश्चन क्या पूछेगा? फ्यूज वायर क्या है? पहली चीज, फ्यूज वायर एक सेफ्टी डिवाइस है। कहां पे कनेक्ट होता है? मेन वायर, लाइव वायर जिसमें करंट होता है ना, उसके साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। दूसरी चीज, फ्यूज वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है ताकि हीट जनरेट हो और जल्दी से मेल्ट कर जाए। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है। पूछ लेते हैं फ्यूज वायर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हाई रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट। जैसे ही मेल्ट करेगा वायर टूट गया, अब आगे करंट नहीं जाएगा, हमारे फ्रिज, टीवी, एसी जो भी है सब सेफ रहेंगे। करेक्ट है, ये अपना फ्यूज वायर का काम है। अब देखो, इनसे रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन अपना आएगा, कोई भी हीट से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो ये फार्मूला कब यूज करना है? आई स्क्वेयर इंटू आर टी। देखो, अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, दो रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में। ये सीरीज हो गया तो दोनों में क्या चीज सेम होगी? करंट सेम होगा। करंट क्या होगा इनमें? सेम। अब अगर R1 रेजिस्टेंस बड़ा है R2 से, R1 रेजिस्टेंस क्या है? बड़ा है R2 से, तो करंट सेम है, तो ये वाला फार्मूला लगाओ। सीरीज में करंट सेम है तो करंट दोनों में सेम हो गया। तो अगर रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू बड़ी है R2 से, तो इसमें हीट भी ज्यादा होगी दूसरे वाले से। याद रहेगी। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, किसमें? अपने पैरेलल में। ठीक है, अब पैरेलल में करंट सेम नहीं होता। यहां से करंट आएगा, कुछ करंट ऊपर चला जाएगा, कुछ नीचे, पर अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर भाई पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो सेकंड वाला फार्मूला लगाओगे। अगर हीट से क्वेश्चन आता है तो दोनों पैरेलल में है तो ये वाला फार्मूला, सीरीज में है तो आई स्क्वायर आर टी वाला फार्मूला। याद रहेगी बात? क्यों? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अगर मैं ये कह दूं यहां पे R1 ज्यादा है और R2 कम है, R1 ज्यादा है और R2 कम है, तो देखो हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस बड़ा होगा उसमें हीट कम होगी। तो R1 बड़ा है, इसमें हीट कम होगी और दूसरे में हीट क्या होगी? ज्यादा। याद रखना है, सीरीज में करंट सेम है तो ये वाला फार्मूला, पैरेलल में पोटेंशियल सेम है तो V स्क्वायर बाई R इंटू टी वाला फार्मूला। दूसरी चीज क्या है? इसके बेस के ऊपर एक सेफ्टी डिवाइस क्या है? अपना फ्यूज। फ्यूज मेन वायर, लाइव वायर के साथ कनेक्ट होता है, सीरीज में होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जब ये मेल्ट कर जाएगा तभी सर्किट क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। करेक्ट है। एक पॉइंट और बाकी है, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड एक चीज क्या है? पावर। क्या होती है? पावर। देखो पावर क्या होती है? पावर जो होती है, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम। हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम को पावर बोलते हैं। करेक्ट है। अब बताओ हीट के फार्मूले कितने थे? 3। तो पावर के भी कितने आएंगे? 3। पहला फार्मूला था आई स्क्वेयर इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई टी। तो टाइम वाली टर्म क्या होगी? कैंसल आउट। तो पावर का फर्स्ट फार्मूला क्या हो गया? आई स्क्वेयर इंटू आर। ये बात याद रहेगी। ठीक है। दूसरा वी स्क्वेयर बाई आर, टाइम इसमें से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तीसरा वी इंटू आई। ये 3 पावर के फार्मूले हैं। पहले की तरह यही याद रखना है। पैरेलल में तो ये फार्मूला, सीरीज में ये वाला फार्मूला, और वी और आई दोनों दे रखे हैं तो वी इंटू आई को भी क्या बोलते हैं? पावर। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। पेपर में ये भी पूछ लिया जा सकता है, डिफाइन 1 वाट। अगर कोई डिवाइस 1 सेकंड में 1 जूल हीट एनर्जी जनरेट करता है, 1 जूल हीट एनर्जी
1 सेकंड में जनरेट करता है या कंज्यूम करता है, तो उसकी पावर 1 वाट के बराबर है। करेक्ट है। अब देखो, थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है पूरे चैप्टर की, इससे बाहर कोई पॉइंट नहीं है। अब इनसे बाहर पॉइंट नहीं है तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे? देख लो, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं 10-12, उनके जैसे ही क्वेश्चन आएंगे, उनसे नया कुछ भी नहीं आएगा। याद रहेगा?